जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इन्हें अभी तक का जन्मा सबसे महत्वपूर्ण फिजिसिस्ट कहा जा सकता है। इन्हें खुद कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला, पर इन्होंने दुनिया को कई नोबेल प्राइज विनर से ज्यादा बदला है। इनकी लीडरशिप के अंदर ही 20वीं सदी के ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने एटम बॉम्ब बनाया था, जिसने फिर पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। If there is another world war, this civilization may go under. दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए हर समझौते, हर जंग के पीछे का कारण यही है। इन्होंने इंसानों को खुद को खत्म करने वाला तोहफा भी दिया है। Now I am become death, the destroyer of worlds. आज हम जानेंगे कि एक परमाणु बॉम्ब कैसे बनता है, ओपेनहाइमर की जिंदगी कैसी थी और क्यों बड़े बड़े वैज्ञानिकों को लगता था कि बॉम्ब से पूरी पृथ्वी जल सकती है, जिससे मानवता का विनाश हो सकता है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जब 21 वर्ष के थे, तब उन्होंने एक एप्पल में पॉइजन डालकर अपने फिजिक्स टीचर के डेस्क पर रख दिया था। ट्यूटर पैट्रिक ब्लैकेट एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे। वो ओपेनहाइमर को उसी काम में लगाए रखते थे, वही काम देते जो उन्हें नहीं आता था, एक्सपेरिमेंटल वर्क। ओपेनहाइमर को पहले ही जे थॉमसन की बेसमेंट प्रयोगशाला के एक कोने में अपना दिन बिताना पड़ता था, बेरिलियम की पतली फिल्म्स बनाने की कोशिश करते हुए, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता। ओपेनहाइमर इस काम में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। थोड़े दिनों के बाद वो अपनी लैब की ड्यूटी छोड़कर लेक्चर और फिजिक्स जर्नल्स पढ़ने में बिताने लगे। ये 1925 का समय था और एक नई फिजिक्स की फील्ड क्वांटम मैकेनिक्स की ओर ओपेनहाइमर बहुत आकर्षित हो रहे थे। पर रदरफोर्ड और चैडविक जैसे प्रतिभाशाली भौतिकविदों से घिरे होने के बावजूद ओपेनहाइमर बेहद दुखी थे। वो लिखते हैं, मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, प्रयोगशाला का काम बहुत बोरियत भरा है और मैं इसमें इतना बुरा हूं कि ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ सीख रहा हूं। एक दोस्त जब इनसे मिलने आता है, तब वो इन्हें गहरी मानसिक पीड़ा में अपने फर्श पर इधर उधर लौटते हुए पाता है। फर्श जिसे वो एक चूहा खाना कहते थे। ये स्थिति थी रॉबर्ट की जब उन्होंने ब्लैकेट को पॉइजन देना चाहा। हादसे की बारीकियां तो जरूर खो गई हैं, पर कई रिपोर्ट्स साइनाइड तो कई बस लैब का कोई आम केमिकल बताती हैं, जिससे ब्लैकेट बस बीमार हो जाते हैं। ये कहानी अविश्वसनीय लगती है, लेकिन ओपेनहाइमर ने इसको सही बताया था। सौभाग्य से ब्लैकेट ने सेब नहीं खाया, लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अधिकारियों को रॉबर्ट की इस हरकत का पता चल गया और रॉबर्ट के पेरेंट्स को अमेरिका से आना पड़ा। पर जूलियस ओपेनहाइमर कैम्ब्रिज को मना लेते हैं और रॉबर्ट पर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगते। ओपेनहाइमर्स इतने अमीर थे कि रॉबर्ट को कैम्ब्रिज से निकाला तक नहीं जाता। बस एक शर्त थी कि वो साइकाइट्रिस्ट के सेशंस टाइम पर लें। 1926 की गर्मियों में ओपेनहाइमर यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगेन में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां डिपार्टमेंट के चेयरमैन मैक्स बॉर्न थे, जिन्होंने 2 साल पहले ही क्वांटम मैकेनिक्स शब्द इजाद किया था। बॉर्न एक बहुत ही समझदार टीचर थे। इनके नेतृत्व में कई वैज्ञानिकों ने, जैसे कि हाइजेनबर्ग, वुल्फगैंग पाउली, एनरिको फर्मी, यूजिन विंगर, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडर्स ने बड़ी बड़ी खोजें की थी। जिस बैच में ओपेनहाइमर थे, उसमें भी पॉल डिरैक और जॉन वॉन न्यूमैन जैसे दिग्गज पढ़ रहे थे। जहां कैम्ब्रिज का एकेडमिक कल्चर ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था, वहीं गॉटिंगेन में सब कुछ थ्योरेटिकल था। इसीलिए यहाँ पे मैक्स बॉर्न के अंडर ओपेनहाइमर काफी कुछ सीखे। इनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो गई थी और इन्हें अपने जैसे ही फिजिक्स से प्यार करने वाले भी मिल गए। 14 नवंबर 1926 को अपने छोटे भाई फ्रैंक को लिखते हैं, तुम्हें भी गॉटिंगेन पसंद आएगा, यहाँ काम आसान नहीं है जैसा मुझे चाहिए था। रॉबर्ट ने खूब तरक्की की और लोग उनके टैलेंट को पहचानने लगे। बॉर्न बाद में लिखते हैं कि रॉबर्ट के पास बहुत टैलेंट है, उसका जानबूझकर खुद को बेहतर समझना कभी कभी दिक्कतें भी खड़ी कर देता है। जब ओपेनहाइमर 23 साल के थे तो उन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। इन्होंने जर्मन में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की क्वांटम थियरी पर अपनी थीसिस लिखी थी और 2 साल जब ये गॉटिंगेन में थे तो इन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा पेपर पब्लिश किए, जिनमें से ज्यादातर पेपर्स हाइजेनबर्ग, जो कि उनसे 3 साल बड़े थे, उनके काम को आगे ले जा रहे थे। 1927 जब हाइजेनबर्ग अपना ग्राउंड ब्रेकिंग क्वांटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पब्लिश करते हैं, उसी साल दोनों की मुलाकात भी हो जाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कोई नहीं कह सकता था कि 15 साल बाद एटम बॉम्ब बनाने की होड़ में ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ओपेनहाइमर अमेरिका के लिए और हाइजेनबर्ग जर्मनी के लिए।
उस समय ऐसा माना जाता था कि रेडियो एक्टिव एटम से अपने अनुसार जरूरत की एनर्जी निकालना नामुमकिन है। 1890s में जब से हेनरी बैक्यूरेल, मैरी और पैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, तब से यही मानना था कि रेडियो एक्टिविटी एक पैसिव प्रोसेस है। अनस्टेबल एटम्स अपने आप ही कभी भी डीके हो सकते हैं, जिसे कैसे भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। 1933 में कैम्ब्रिज से ओपेनहाइमर के पुराने बॉस अर्नेस्ट रदरफोर्ड लिखते हैं, जो भी इन परमाणु परिवर्तनों को ऊर्जा का स्रोत समझ रहा है वो बेवकूफी कर रहा है। उसी साल आइंस्टाइन भी कहते हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो कहता है कि परमाणु ऊर्जा हासिल हो सकती है। इसका मतलब होगा कि हम परमाणुओं को अपनी इच्छा अनुसार तोड़ पाएंगे। तो भला आप एक एटम के न्यूक्लियस को कैसे तोड़ेंगे? आप एक प्रोटॉन ले सकते हो, उसे एक बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट कराकर न्यूक्लियस में फेंक कर मार सकते हो। 1932 में जॉन क्रॉक्रॉफ्ट और अर्नेस्ट वॉल्टन ने ठीक ऐसा ही किया। प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट कराकर लिथियम एटम्स में हिट किया, जिससे वो टूट गए। दोनों को इसके बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला। पर प्रोटॉन और न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन रिपल हो जाता। तो न्यूक्लियस हिट करने की संभावना को बढ़ाने के लिए क्रॉक्रॉफ्ट और वॉल्टन को प्रोटॉन्स को 2.5 लाख वोल्ट्स पर एक्सेलरेट करना पड़ा। पर फिर भी बस 1 अरब प्रोटॉन में से एक ने ही न्यूक्लियस को हिट किया। तो ये तो एनर्जी जनरेट करने का कोई एफिशिएंट तरीका तो नहीं हुआ। पर एक और रास्ता था। 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो जाती है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन से 0.1% भारी था और इस पर कोई चार्ज नहीं था, इसीलिए इसे न्यूक्लियस रिपल नहीं करता। और 1933 में लियो ज़िलार्ड भी सोच रहे थे कि कैसे न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस को अलग किया जाए। अचानक से मेरे दिमाग में आया कि अगर एक ऐसा एलिमेंट हो जो एक न्यूट्रॉन के पड़ने से टूट जाए और 2 न्यूट्रॉन रिलीज करे, और अगर इस एलिमेंट को सही मात्रा में लिया जाए तो इससे एक न्यूक्लियर चैन रिएक्शन बन सकती है। पर बात तो यही थी कि किसी को नहीं पता था कि ऐसा कोई एलिमेंट है भी या नहीं जिसका न्यूक्लियस ऐसा हो। 29 जनवरी 1939 लुइस अल्वारेज, एक उभरते फिजिसिस्ट, एक न्यूज़पेपर द सन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल पढ़ते हुए अपने बाल कटवा रहे थे कि अचानक वो उठते हैं और अपने हेयर कट को अधूरा छोड़कर ओपेनहाइमर के ऑफिस की ओर भागने लगते हैं। अल्वारेज ने एक आर्टिकल पढ़ा था कि कैसे 2 जर्मन रसायनों ओटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने यूरेनियम में न्यूट्रॉन्स की बमबारी कराकर उसको विभाजित किया है। ओपेनहाइमर इससे खुश नहीं हुए, ये नामुमकिन है। अल्वारेज से ऐसा कहकर वो ब्लैक बोर्ड पर मैथ की मदद से ये प्रूव करने लगे कि ये फिजन क्यों नहीं हो सकता। अगले ही दिन अल्वारेज ने वही एक्सपेरिमेंट दोहराया और ओपेनहाइमर को उसे देखने के लिए बुलाया। 15 मिनट के अंदर ही उन्हें सिर्फ यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोसेस में तो कई न्यूट्रॉन्स निकलेंगे जिनसे और एटम स्प्लिट हो सकते हैं और इससे हम बहुत सारी ऊर्जा या एक बॉम्ब बना सकते हैं। जब यूरेनियम 235 का एक सिंगल एटम विभाजित होता है तो वो अपना थोड़ा मास आइंस्टाइन की इक्वेशन के अनुसार एनर्जी के फॉर्म में रिलीज कर देता है। ये बहुत कम ऊर्जा होती है, लगभग रेत के एक कण को कागज की मोटाई जितना ऊपर उठाने में लगने वाली ऊर्जा का 20वां हिस्सा। पर एटम्स भी तो छोटे होते हैं। 1 किलोग्राम यूरेनियम में ट्रिलियंस के करीबन एटम होते हैं, तो एनर्जी एड अप हो जाती है। फिर धीरे धीरे सब मान गए। आइंस्टाइन, जो 6 साल पहले यानी 1929 में न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इम्पॉसिबल मानते थे, वो भी बाकी वैज्ञानिकों के साथ लेटर साइन कर देते हैं। लेटर जो ज़िलार्ड ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को परमाणु हथियार के बारे में चेताने के लिए लिखा था। इसमें यह भी लिखा था कि हाल ही में नाजी के द्वारा कब्जाए गए चेकोस्लोवाकिया की खदानों से जर्मनी को यूरेनियम भी मिला है। रूजवेल्ट ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक यूरेनियम कमेटी बैठाई, पर 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर 1941 में रूजवेल्ट ने अनऑफिशियल कमेटी को S1 कमेटी में बदल दिया, जो डायरेक्टली व्हाइट हाउस को रिपोर्ट करती। कमेटी का मकसद था एक एटॉमिक बॉम्ब बनाना। 1942 में ओपेनहाइमर इस कमेटी में रैपिड रैप्चर के कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। तो क्यों इन्हें ही चुना गया?
अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद ओपेनहाइमर एक प्रोफेसर बन गए थे, पहले यूसी बेरेकली और फिर कैलटेक में। बॉर्न के अंडर इन्होंने अपनी जो प्रतिभा दिखाई थी वो सबको याद थी। इससे इनका एक अजीब पर एक बहुत अच्छा फिजिक्स करियर बन गया था। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद 15 साल में ही वो न्यूक्लियर से लेकर क्वांटम फील्ड थियरी, एस्ट्रोफिजिक्स, लगभग हर फील्ड में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते रहते थे। इनके कई आइडियाज तो ऐसे थे जिन पर इन्हें नोबेल प्राइज मिल जाता। इनके एक स्टूडेंट विलीज लैम को भी नोबेल प्राइज मिला था और ओपेनहाइमर खुद 3 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए थे, पर इन्हें कभी मिला नहीं। जब मरी गेलमैन से पूछा गया कि ओपेनहाइमर को कोई नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ओपेनहाइमर में सिट्स फ्लेश नहीं है। ये एक जर्मन शब्द होता है जिसका मतलब है सिटिंग फ्लैश, अर्थात एक कुर्सी पर घंटों बैठे रहकर एक्चुअल मेहनत करने की क्षमता। उसने कोई लंबा पेपर नहीं लिखा है, ना कोई बड़ी कैलकुलेशन की है, उसमें इतना धैर्य ही नहीं है। वुल्फगैंग पाउली भी कहते हैं कि उनके आइडियाज तो बढ़िया होते हैं पर कैलकुलेशंस हमेशा गलत निकलती हैं। पर ओपेनहाइमर लोगों के साथ अच्छे थे, वो एक नेचुरल और बने बनाए लीडर थे और उनकी यही खूबियां, लीडरशिप और अच्छे आइडियाज जनरेट करना, ये उनके लाइफ के अगले फेज में बहुत काम आती है। 18 सितंबर 1942 इस दिन लेस्ली ग्रोव्स को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया जाता है। I was responsible for the development of the atomic bomb. पहले ही दिन ये 120 टन यूरेनियम और ऑर्डर करते हैं। अगले ही दिन ये ओक रिज साइट को ही खरीदने का ऑर्डर कर देते हैं जहां और रिफाइन होना था। और अगले महीने ही अचानक से ये ओपेनहाइमर को एक नई बन रही लॉस एलमोस लेबोरेटरी का साइंस डायरेक्टर बना देते हैं, जबकि हाल ही में ओपेनहाइमर को बॉम्ब का चीफ आर्किटेक्ट बनाया गया था। मिलिट्री वाले इससे खुश नहीं थे क्योंकि ओपेनहाइमर के पास नोबेल प्राइज नहीं था, तो बाकी के वैज्ञानिक उनकी राय क्यों मानते और क्यों उन्हें फॉलो करते। ओपेनहाइमर के पास ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने का एक्सपीरियंस भी नहीं था और ओपेनहाइमर एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। लिसिडोर राबी कहते हैं कि वो बहुत ही बेकार लैब पार्टनर हैं, उन्हें किसी इक्विपमेंट की जानकारी नहीं है। ये सब कम था तो अगली दिक्कत थी ओपेनहाइमर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उनके कम्युनिस्ट पार्टी से लिंक्स थे, उनकी खुद की वाइफ कैथरीन कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी। पर ग्रोव्स ओपेनहाइमर से इम्प्रेस्ड हो गए थे। उन्होंने ओपेनहाइमर का बहुत महत्वाकांक्षी होना समझा। वो ये भी जानते थे कि ओपेनहाइमर की प्रॉब्लम्स को समझने की क्षमता न केवल फिजिक्स बल्कि केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग में भी उनके लिए अमूल्य साबित होंगी। ग्रोव्स ओपेनहाइमर को एक असली जीनियस मानते थे। वो कहते ओपेनहाइमर को हर चीज की जानकारी कैसे, जो टॉपिक निकालो वो उसी पे बात करने लगता है, बस स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानता। बस इनमें इतनी ही समानताएं थी। इसके अलावा दोनों की समान लगभग 6 फीट हाइट होने के बाद भी ओपेनहाइमर का वजन ग्रोव्स से आधा था। ओपेनहाइमर एक कम्युनिस्ट थे, वहीं ग्रोव्स एक स्टांच कंजर्वेटिव। पर ग्रोव्स को विश्वास था कि ओपेनहाइमर ही वो शख्स है जो नाजी से पहले एटम बॉम्ब बना सकता है, और यही मायने रखता था। इसाडोर राबी बाद में कहते हैं कि ओपेनहाइमर को इस काम के लिए चुनना ग्रोव्स का एक जीनियस मूव था, जबकि उस समय ओपेनहाइमर को एक जीनियस नहीं माना जाता था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए एक जगह चाहिए थी जो काफी सीक्रेट हो, जहां दुश्मन न पहुंच सके और जहां पॉपुलेशन बहुत कम हो। कोई एडमिट नहीं करता, पर ऐसा किया गया जस्ट इन केस अगर कोई एक्सीडेंट होता है। ओपेनहाइमर का सुझाव था लॉस एलामोस, मैक्सिको। जब वो वहां 20s में थे तो उन्हें वहां के पहाड़ों के कठोर रेगिस्तान से प्यार हो गया था। 1929 में वो अपने मित्र को लिखते हैं, मुझे 2 चीजों से प्रेम है, फिजिक्स और न्यू मैक्सिको। पर अफसोस की बात कि दोनों ही नहीं मिल सकते। लेकिन ओपेनहाइमर ने यह नहीं सोचा कि वहां सामान ले जाना और लाना इतना मुश्किल होगा। 1943 में ओपेनहाइमर का अनुमान था कि बॉम्ब बनाने के लिए उन्हें 6 साइंटिस्ट और कुछ मुट्ठी भर इंजीनियर और टेक्नीशियंस लगेंगे। वो एक्चुअल नंबर से 2 डिजिट दूर थे। प्रोजेक्ट में टोटल 764 वैज्ञानिकों की जरूरत, जिसमें से 302 लॉस एलामोस साइट पर काम करते हैं और लगभग 6 लाख लोग पूरे मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। इस पॉइंट पर एटम बॉम्ब बनाना नामुमकिन नहीं लग रहा था, संभावना दिख रही थी। इस पार्ट में हमने जाना कि कैसे ओपेनहाइमर एटम बॉम्ब बनाने से पहले ही एक मशहूर वैज्ञानिक बन चुके थे।
हमने उनकी स्टडीज और एटम बॉम्ब बनाने से पहले की जिंदगी के बारे में जाना। हमने देखा कि किन खूबियों की वजह से उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए चूज किया गया और क्या क्या बाधाएं आईं। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि एक एटम बॉम्ब काम कैसे करता है, ओपेनहाइमर ने बॉम्ब कैसे बनाया और फिर बॉम्ब बनाने के बाद ओपेनहाइमर की जिंदगी कैसे बदल गई।